एक खनन कॉलोनी जेल में दर्जनों कैदियों को हर दिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि उनके मुंह पर एक विशेष गैजेट लगा होता है जो उन्हें बोलने नहीं देता है। जब क्रशर पिट के रूप में जानी जाने वाली एक मशीन खराब हो जाती है तो एक गार्ड कैदी को बुलाता है, कुछ ही मिनटों में इसे ठीक कर देता है। मशीन को फिर से काम करने लगता है। अचानक गार्ड एक नया कैदी लाते हैं और हर कोई हैच को देखकर हैरान रह जाता है, जो जनरल के खिलाफ गृहयुद्ध हार गया था। लैंग एक पूर्व विद्रोही खड़ा हो जाता है जब वह अपने जनरल को देखता है और गार्ड तुरंत इसके लिए मुक्का मारता है। कैदी ने जवाबी कार्रवाई की। दूसरे कैदी ने गार्ड को मुक्का मारने का मौका इस्तेमाल किया और उसे अपनी जंजीरों से पीटने के लिए फर्श पर फेंक दिया। दंगा होने का आभास होने पर दूसरा गार्ड क्रशिंग पिट को चालू करता है ताकि कैदी के पैर ड्रैगन की ओर मुड़ जाएं। वह आदमी जल्द ही गिर जाता है और एक श्राडर की मौत हो जाती है और कहता है। उसी पल हैच किसी छिपे हुए व्यक्ति को संकेत देता है। गार्ड को अचानक दूर से गोली मार दी जाती है। फिर वह कैदियों के साथ मिलकर अपने बंदी को पीटना शुरू कर देता है। गार्ड मशीन का फिर से इस्तेमाल करता है जिससे अन्य जंजीरें सक्रिय हो जाती हैं, जिससे और अधिक नुकसान होता है। कैदियों को गड्ढे में गिरकर अपनी जान गंवानी पड़ती है। जब गार्ड का ध्यान भटक जाता है, मशीन की ओर दौड़ता है और नरसंहार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसे भी खींचना शुरू कर देती है। वह जमीन से गिरा हुआ हथियार पकड़ता है और चेन पर गोली चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए उसके पास एक पैर खोने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जबकि चेन को खींचकर अंत के रूप में ले जाया जाता है, मशीन की ओर वापस कूदता है और अंत में उसे रोक देता है। आखिरी गार्ड खड़े होने की कोशिश करता है और हैच बंदूक का इशारा करता है, इसलिए छिपा हुआ स्नाइपर उसे जल्दी से मार देता है। फिर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद आदमी उठता है और हैच जहाज को खोलता है और पाता है कि उसे मकाओ भेजा गया था। निकेल प्रोस्थेटिक ने जेल की चीज को मुंह से हटाने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया और बताया कि वह अपनी सेना को सुधारने और जवाबी हमला करने के लिए अन्य विद्रोहियों को बचा रहा है। वह जानता है कि पिता जो विद्रोह के लिए भी लड़ते थे, दुर्भाग्य से के पिता को जनरल लेग ने पकड़ लिया है और उन्हें कुछ महीनों में पैरों की जीत की सालगिरह पर मार दिया जाएगा, जिसे मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाता है। हैची और विशेषज्ञ पायलट को जानता है, इसलिए वह एक सौदा पेश करता है, शांत अपहरण गोपनीय डेटा प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दुश्मन जहाज। यदि वह सफल होता है तो हैच उसे उठा लेगा और उस इंटेल का उपयोग अपने पिता को बचाने के लिए करेगा, इसलिए सहमत हो जाता है। उसके बाद को निलंबित एनिमेशन में डाल दिया जाता है और यात्रा के बीच में एरोहेड नामक दुश्मन जहाज में तस्करी कर लाया जाता है। लड़का योजना के अनुसार जल्दी उठता है और रेडियो पर जहाज के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए एक कंप्यूटर ढूंढता है। हैच समझाता है कि लड़के को बस एक डिवाइस प्लग इन करना है और गॉन्टलेट सारा काम कर देगा, क्योंकि जानकारी डाउनलोड करता है। स्क्रीन पर एक संदेश पॉपअप होता है जो उसे सूचित करता है कि यदि वह जारी रखता है तो सिस्टम असुरक्षित होगा। लड़का हैच को बताता है, जो उसे आश्वस्त करता है कि यह केवल अस्थायी है और सब ठीक हो जाएगा। एक लाल बत्ती चालू हो जाती है। बकी तब तक डाउनलोड करता रहता है जब तक कि कंप्यूटर ये घोषणा नहीं करता कि सिस्टम ऑफलाइन है और अस्थिर विद्युत चुंबकीय है। डाउनलोड होने के बाद बाहर की गतिविधि हैच पुष्टि करता है कि बाहर एक विद्युत चुंबकीय तूफान है जो चीजों को अस्थिर बना रहा है, इसलिए उसने उसे फाइलें भेजने के लिए कहा। लड़का स्थानांतरण शुरू करता है, लेकिन अचानक जहाज हिलता है और इसकी वर्तमान भेद्यता के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। हस्तक्षेप स्थानांतरण को विफल कर देता है और लड़का संपर्क खो देता है हैच के साथ, जबकि जहाज में सभी एस्केप पॉड सो रहे क्रू के साथ। मैं जहाज शटल के पास पहुंचता हूं, इससे ठीक पहले कि उसे बाहर निकाला जाए, और जब वह निकटतम ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो बेहोश हो जाता हूँ। जब आदमी जागता है तो वह कैश से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह शटल से बाहर निकलता है और देखता है कि पॉड्स पूरे ग्रह पर गिर रहे हैं, लेकिन अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और वह जहाज के अंदर वापस चला जाता है। मैं रिफॉर्म्स वाले आदमी को बुलाता हूँ कि वातावरण विषाक्त है और लंबे समय तक संपर्क में रहने से लकवा या मौत हो सकती है। आदमी खिड़की से देखता है और तीर का सिरा धीरे धीरे गिरता हुआ देखता है और रीफर से स्टेटस रिपोर्ट मांगता है। हालांकि रीफ को आगे बढ़ने के लिए एक कर्मचारी लॉग इन की आवश्यकता होती है। रीफ कहता है कि उस तरह के व्यक्ति को ऑक्सीजन का एक नया स्रोत खोजने की जरूरत है, क्योंकि शटल पर मौजूद व्यक्ति के पास केवल 12% बचा है। अचानक ओलियंडर नामक एक क्रू सदस्य अपने पॉड से एक संदेश भेजता है, जिसमें किसी भी जीवित व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर मिलने के लिए कहा जाता है। टाई ऑक्सीजन मास्क पकड़ता है और बाहर निकल जाता है। जांच करने के लिए बाहर क्षेत्र में उसे दुर्घटनाग्रस्त पॉड्स और ओलियंडर के कुछ हिस्से मिले। उसका शरीर जमीन पर खून से लथपथ था। वहां एक बरकरार पॉड भी था जिसके अंदर कोई व्यक्ति घूम रहा था, इसलिए ने उसे खोला और टेरॉन को ढूंढा। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क साझा किया और उसे वापस शटल में ले गया, जबकि ओलियंडर का शरीर शटल में एक रहस्यमयी उपस्थिति द्वारा खींच लिया गया था।
आतंक और सिस्टम में लॉग इन किया और स्कैन के रूप में चीरिफ्ट का संदेह दिखाया, लेकिन उड़ नहीं सका और यह मलबा था। हालांकि तारा जानती है कि भागने वाले पॉड्स निकल जाएंगे, इसलिए उन्हें फंसने से पहले उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। हाय फिर से हैचर संदेश भेजने में विफल होने के बाद उसका पीछा करता है, जबकि ड्यूक भटकता है। मोर बताता है कि वे वास्तव में ग्रह में एक चंद्रमा पर हैं। वह बड़ा गोला है जिसे वे आकाश में देखते हैं। अंततः उन्हें जमीन पर एक शोध जांच मिलती है और वे इस बात से प्रभावित होते हैं कि वायुमंडल ने धातु को कितना ऑक्सीकृत कर दिया है। कुछ क्षण बाद वे एक चमकते हुए ओबेलिस्क के पास दुर्घटनाग्रस्त तीर का सिरा पाते हैं, जो कैसर पहले वहां नहीं था। दोनों चर्चा करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि लड़का बताता है कि उसे पॉट केयर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे एहसास होता है कि वह चीन के लिए काम करता है। वह बताता है कि जनरल एक क्रूर व्यक्ति था जो युद्ध से पहले कॉलोनियों पर छापा मारता था और हजारों लोगों को मारता था। हालांकि लड़का कहता है कि यह सब प्रचार है और शटल में वापस जाने का फैसला करता है। वह पायलट को संभालता है, सीट और रीफ से उड़ान प्रणाली को सक्रिय करने के लिए कहता है, लेकिन रीफ मना कर देता है क्योंकि लड़का अधिकृत है। इसके बजाय लड़का हैच पर कोई भी अपडेट मांगता है और रीफ एक कन्फेशनल टेप चलाता है, जिसमें एक वीडियो हैच को युद्ध हारने के बाद अपने सभी अपराधों को स्वीकार करते हुए दिखाता है। हालांकि काइन नोटिस करता है कि हैच एक अजीब इशारा करता है और आश्चर्य करता है कि क्या ये सच है। वह 3 से अधिक जानकारी के लिए पूछता है, लेकिन उस समय ये सब वर्गीकृत है। हार्डर एक नया संदेश भेजता है जिसमें कहा गया है कि निकासी 30 मिनट में शुरू होगी। उसके बाद लड़का वापस जाता है और जोखिम की परवाह किए बिना उसके साथ जाने के लिए सहमत होता है और बताता है कि उसके कपड़े उसे दूर कर देंगे। इसलिए वह वर्दी के मुख्य भागों को उतारना शुरू कर देता है या कुछ और छाया से देखता है। फिर दोनों तीर के सिरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक भूकंप आ जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और काइन को झटका लगता है। गुफा में किसी चीज द्वारा घसीटे जाने पर वह उसके हाथ पकड़ लेती है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है। हालांकि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है और ची को डरकर दूर ले जाया जाता है और तीर की नोक की ओर भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसके बिना बचे हुए हिस्से नहीं जानते हुए कि और क्या करना है। 4 दिन बाद आराम करने के लिए शटल में वापस लौटती है। वह क्षेत्र की खोज कर रही है और स्काई गॉन्टलेट को जमीन पर एक कुल्हाड़ी पाती है। वहां से बहुत दूर नहीं, वह चमकती हुई ओबेलिस्क और जमीन पर आदमी को ढकती है और उसके पैर को पूरी तरह से ठीक कर देती है। वह उसे वापस शटल में ले जाती है और कुछ परीक्षण करती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि अब और किसी अन्य के साथ एक सहजीवी संबंध है या जाना उन्हें ठीक नहीं करता है और विषाक्त वातावरण के लिए एक प्रतिरक्षा बनाता है। रीफ जानकारी देने की कोशिश करता रहता है और एक परेशान और इसे चुप करा देता है। इसे केवल संकेत दिए जाने पर बोलने के लिए याद दिलाता है। जब ची आखिरकार जागती है तो वह समझाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, केवल इतना कि वह सो रहा था। वह यहाँ काफी भारी लेकिन ठीक महसूस करता है और बताता है कि वह शटल को उड़ा नहीं सकती क्योंकि वह एक जीव विज्ञानी है। केवल कुछ कर्मचारियों के पास ही पहुंच थी। सिस्टम जोड़ी ओबेलिस्क की जांच करने का फैसला करती है और लड़का अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ इसे मारता है और पाता है कि यह वास्तव में अंदर एक नर्म कोकून है। वे पाते हैं कि ओलियंडर उसका शरीर भी उसमें ढका हुआ है। वे उसे वापस शटल